Good evening, all of you. गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि मैंने आपको वेक्टर स्पेस के अंदर जो आपका जो टॉपिक था हमारे पास एल आई एल डी और बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस के बारे में बताया था। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, कर्नेल के बारे में बात करेंगे, रेंज के बारे में बात करेंगे, रैंक के बारे में बात करेंगे और रैंक नलिटी एक थ्योरम होती है, सिल्वेस्टर लॉ ऑफ नलिटी, जिसको रैंक नलिटी थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में भी हम वन बाय वन बात करेंगे। तो आज के टॉपिक हमारे पास कुछ इस प्रकार से ये रहेंगे, ठीक है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो आज हमारा ये वाला पोर्शन जो है, ये आज हमारे पास जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आज हमारा फिनिश हो जाएगा। इसके बाद आप इसके एक ऊपर एक टॉपिक भी लेंगे और उसके बाद फिर आपका एक संडे को टेस्ट भी रखा जाएगा, राइट। तो तैयार है ना संडे के टेस्ट के लिए? यस सर। यस यस सर। सर। ठीक है। तो कल जो हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे, जो बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस के अंदर एक छोटा सा एक टॉपिक हमारा रह गया था, जिसका नाम था कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर से भी हमारे पास कई बार क्या होता है कि हमारे पास एक हमें बेसिस दे दिया जाता है और आपसे बोला जाता है कि भाई इस बेसिस की हेल्प से इस वेक्टर को उसका बताइए इसके कोऑर्डिनेट किस प्रकार से होगा। तो वो जो क्वेश्चन का सॉल्व किया जाता है उसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसमें दो पार्ट हमारे पास एक तो होते हैं, एक ऑर्डर्ड बेसिस होते हैं। ऑर्डर्ड बेसिस का मतलब क्या होता है कि मान लें अगर हमारे पास कोई भी बी एफ एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, ठीक है, और बी मेरे पास का कोई भी एक बेसिस है, तो ऐसी कंडीशन में इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ बी। तो ये बी जो है ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ बी कहलाता है यदि बी इज ए बेसिस इन विच एलिमेंट आर ऑर्डर्ड, यानी कि उसमें जो एलिमेंट जो होंगे वो ऑर्डर्ड होना चाहिए। ऑब्वियसली वो जो एलिमेंट हमारे पास ऑर्डर्ड होंगे वो हमारे पास होते हैं स्केलर एलिमेंट्स। कैसे स्केलर एलिमेंट होते हैं वो एक दूसरी डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ ए वेक्टर। तो इफ b equal to alpha 1 alpha 2 alpha n be an ordered basis of a finite dimensional vector space b of f, then for each alpha, यदि मेरे पास कोई भी एक अल्फा जो हम b से निकालें और उसके कोरस्पॉन्डिंग में जो हमारे पास जो एलिमेंट है यानी कि स्केलर एलिमेंट जो हमारे पास हैं, जितने हमारे पास वेक्टर हैं जैसे कि a1 a2 an बिलोंग्स टू f, तो उसके जो लीनियर कॉम्बिनेशन जो हम बनाते हैं उस लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से उसके कोऑर्डिनेट वेक्टर को हम यहाँ पर अल्फा बी के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलरेडी हम सीख चुके हैं कि भाई लीनियर कॉम्बिनेशन किस प्रकार से बनाया जाता है, तो ऑलरेडी हमारे पास ये पार्ट पहले से सॉल्व किया, बस हमें क्या है उसको एक कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिख देना जो भी हमारे पास a1 a2 a3 an की वैल्यू हमारे पास आने वाली है, जो कि कुछ इस प्रकार से होगी a1 a2 an। एक नॉर्मल सी डेफिनेशन है, बहुत आसान डेफिनेशन है, बस बेस्ड हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन समझ में आई आप लोगों को? डेफिनेशन समझ में आई? यस सर। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आपके बनेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अल्फा 3 1 -4 विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस। ध्यान दीजिएगा जिसके कॉरस्पॉन्डिंग में जब हम कोऑर्डिनेट वेक्टर की बात कर रहे हैं तो जिस वेक्टर्स के सेट के बारे में बात कर रहे हैं उसको पहले से बेसिस होना जरूरी है। अगर वो बेसिस नहीं है तो पहले बेसिस हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। बेसिस वेयर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन अल्फा 3, ये हमारे पास तीन एलिमेंट दिए हुए। अब कितने हमारे पास वेक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं? ऑब्वियसली 3। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में मेरे पास जो स्केलर होंगे वो भी मेरे पास 3 एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो जो कि मेरे पास होगा अल्फा इक्वल टू a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 अप टू an अल्फा n। अब यहाँ पर an अल्फा n की जगह हम यहाँ पर क्या बोलेंगे a3 अल्फा 3, ओके। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू मेरे पास कितनी है 3 1 -4, अल्फा 1 की वैल्यू है 1 1 1, अल्फा 2 की वैल्यू है 0 1 1 और अल्फा 3 की वैल्यू है 0 0 1। अब यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को अगर हम ऐड करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास पहला एलिमेंट क्या मिलेगा a1, दूसरा एलिमेंट क्या मिलेगा a1 प्लस a2, तीसरा एलिमेंट क्या मिलेगा a1 प्लस a2 प्लस a3, कुछ इस प्रकार से। अब हम दोनों वैल्यू को आपस में इक्वेट कर देंगे, तो इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा a1 इक्वल टू 3, a1 प्लस a2 इक्वल टू 1, a1 प्लस a2 प्लस a3 इक्वल टू -4। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि a1 की वैल्यू मेरे पास 3 है तो a2 की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी 1 -3 यानी कि -2। अब यहाँ पर हम निकालेंगे a3 की वैल्यू, तो a3 की वैल्यू क्या होगी -4 -3 +2,
जो कि मेरे पास -5 के इक्वल होगी। अब जितने भी मेरे पास यहाँ पर स्केलर मिले हुए हैं इन सबको बस हम अल्फा बी की फॉर्म में A1 A2 A3 की फॉर्म में लिख देंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से होगी। बस आपको इतना ही करना है। तो ये जो हमारे पास कहलाता है, ये हमारे पास कहलाता है दिस इज कोऑर्डिनेट वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू द बेसिस बी। ठीक है, समझ में आया? कोरस्पॉन्डिंग टू द बेसिस बी। तो ध्यान क्या रखना है इसके अंदर, हमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान हमें ये रखना है कि जो भी हमें यहाँ पर बी जो एक सेट दिया होगा वो सेट हमारे पास पहले से एक बेसिस डिफाइंड होना चाहिए। आइए इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और आपके सामने रखते हैं। मान लो हमारे पास क्वेश्चन रखा हुआ, क्वेश्चन हमारा है अल्फा इक्वल 2 -3 5 विथ रिस्पेक्ट टू द बेसिस 1 2 1 2 1 0 1 -1 2। 3 स्केलर्स फिर से मेरे पास आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर 2 -3 और वही ए बी सी के फॉर्म में ले लिया। तो पहला एलिमेंट क्या मिलेगा मुझे, a + 2b + c। दूसरा एलिमेंट क्या मिलेगा मुझे, 2a + b - c। और तीसरा एलिमेंट मुझे क्या मिलेगा, a। तो अब अगर मैं इन एलिमेंट को लेता हूँ तो इस प्रकार से देखो, अगर मैं दोनों को अगर मैं इक्वेट करता हूँ तो मेरे पास क्या मिलेगा, दिस इज a + 2b + 2b + c = 2, 2a + b - c = -3 और a + 2c = 5। अब बताओ ये मेरे पास इक्वेशन किस टाइप की है, ये होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है? तो नॉन होमोजेनियस। नॉन होमोजीनियस है। अब आप यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू आपको इवैल्यूएट करनी है। ठीक है, अब आप बताओ कि आपके पास कैलकुलेटर रखा हुआ है। सर a equals to -1/9, 1/9 विथ गुड, y equals to -2/9, दैट मीन्स b = 2/9। b equals to, and c equals to 23/9। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ रही है ए बी सी की, सामने स्क्रीन में आपको दिखाई दे रही है। यस सर। ठीक है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग में अगर हमारे पास जो अल्फा बी यानी कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेट वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू द वेक्टर बेसिस बी जो है हमारे पास, वो क्या लाएगा, -1/9 -2/9 और 23/9। एक छोटा सा पोर्शन मेरा पिछली क्लास छूट गया था, तो मैंने बोला कि इसको भी मैं करा देता हूँ, लग गया तो आपको वो समझ में आ जाएगा। तो समझ में आ गया अपना कोऑर्डिनेट वेक्टर किस प्रकार से निकालते हैं। यस ठीक है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, जो अपना बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम यहाँ पर 3-4 नाम से जानते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, लीनियर मैपिंग भी कहते हैं, वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म भी कहते हैं, और लीनियर फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। शॉर्ट में से बोला जाता है LT। ठीक है, LI नाम से इसको नहीं रखा जाता, क्योंकि LI ऑलरेडी हमारे पास जो सबसे ज़्यादा जो नाम प्रचलित है यानी कि जो फेमस है, वो हमारे पास होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर स्पेस के अंदर। और दूसरा हमारे पास होता है LM यानी कि लीनियर मैपिंग, राइट। तो अब अगर हम इसको अगर ध्यान से देखें तो इसकी डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन को देखने के लिए हमारे पास क्या है कि मान लो जब भी अगर हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास 2 वेक्टर स्पेस होंगे, और दोनों वेक्टर स्पेस की सबसे खास बात ये होगी वो दोनों सी की फील्ड पे काम करना चाहिए। अगर हमारे पास 2 वेक्टर स्पेस है UF और BF जो सेम वेक्टर फील्ड पे अगर काम कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो मैपिंग हमारे पास होगी T सच दैट U to B, वो हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। यदि टी ऑफ अल्फा प्लस बीटा जो होगा टी ऑफ अल्फा प्लस टी ऑफ बीटा होगा। नंबर 2 हमारे पास टी ऑफ ए अल्फा इक्वल टू ए ऑफ टी अल्फा होगा। अब इसको थोड़ा समझ लें, यहाँ पर जो एलिमेंट जो होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। जैसे आपके सामने एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, हमने यहाँ पर 2 बॉक्स बना रखे हैं, एक यू ऑफ एफ का, बी ऑफ एफ का। अब जो अल्फा वाले एलिमेंट जो है, अल्फा अल्फा प्लस बीटा जो एलिमेंट है, वो सारे के सारे एलिमेंट जो है वो यू से निकल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने पास दोनों के लिए मैपिंग मैंने डिफाइन किया यू, जो कि 20 तक जा रही है हमारे पास है। अल्फा प्लस बीटा मैंने लिया एलिमेंट यू से, और अगर मैं इसकी मैपिंग करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, टी ऑफ अल्फा प्लस बी बीटा कहलाएगी। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमसे ये कहता है कि भाई ये जो टी ऑफ अल्फा प्लस बीटा जो है, अगर आप इसको टी ऑफ अल्फा प्लस टी ऑफ बीटा लिखने में अगर कामयाब हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, टी ऑफ अल्फा प्लस बी बीटा लिखने में कामयाब हो जाते हैं। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर ए अल्फा अगर यहाँ पर लें और ए अल्फा की अगर इमेज निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगी, दिस इज ए ऑफ टी अल्फा होगी। अगर हम यहाँ पर टी ऑफ ए अल्फा की एलिमेंट को अगर हम इस प्रकार से लिखने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये दोनों मिलकर जो प्रॉपर्टी बनाएंगे वो हमारे पास कहलाती है लीनियर मैपिंग, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म, या फिर हमारा लीनियर फंक्शनल। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम इन दोनों डेफिनेशन को अलग अलग ना डिफाइन करते हो, इस डेफिनेशन को किसी भी एक प्रॉपर्टी के साथ भी अटैच कर सकते हैं। वो प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, अच्छा एक बात और,
यहाँ पर जो अल्फा प्लस बीटा वाली जो पहली प्रॉपर्टी होती है इसको बोलते हैं वेक्टर एडिशन प्रॉपर्टी, और दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है इसको बोलते हैं यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। अब इन दोनों प्रॉपर्टी के बिहाफ में अगर हम एक सिंगल प्रॉपर्टी भी अगर हम यहाँ पर ड्राइव कर दें, जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा है कि अगर हम यहाँ पर टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू ए ऑफ टी अल्फा प्लस बी बीटा भी अगर हम ड्राइव कर देते तो भी हम ये कहेंगे कि ऐसी कंडीशन में जो मैपिंग टी जो है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, क्या होगा, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है, ये ऑब्जेक्टिव के अंदर ये क्वेश्चन जनरली इसके ऊपर पूछा जाता है, द आइडेंटिटी मैपिंग। आइडेंटिटी मैपिंग का मतलब क्या होता है कि जिस वेक्टर स्पेस को आपने लिया है उसी वेक्टर स्पेस पे आपने मैपिंग डिफाइन की हुई है, तो वो जो मैपिंग होती है वो हमेशा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। आपको जब भी अगर किसी बेस कोई क्वेश्चन अगर आपके सामने आया था तो कभी भी आपको सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप उसको बोल दे कि भाई ये हमारे पास लीनियर मैपिंग होगी। बात समझ में आ गई? डेफिनेशन क्लियर है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की? यस सर। ओके, अब इसके अंदर हमारे पास एक क्वेश्चन है आपके सामने, प्रूव दैट द मैपिंग टी B3 टू BR, यानी कि ट्रिपलेट से एलिमेंट जो है अपने पास पेयर फॉर्म में जा रहा है जो कि टी ऑफ ए बी सी इक्वल टू सी ऑफ ए प्लस बी की फॉर्म में, इज ए लीनियर मैपिंग। तो अगर हमें इस लीनियर मैपिंग को अगर हमें प्रूफ करना है तो देखिए दो तरीके हैं। एक तो मैं आपको एक जनरल तरीके बता रहा हूँ, जब हम इसी क्वेश्चन को जब हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में करेंगे तो उसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाएगा। फिर हमें इसको इतना हमें डीपली सॉल्व नहीं करना रहता है, हम कुछ वैल्यू रख के हम वहां पे पता लगा सकते हैं कि भाई हमारी मैपिंग एलटी है या नहीं है। अभी मैं आपको एक जनरल तरीके से सॉल्व करने दिखा रहा हूँ जैसे कि नॉर्मली हम सॉल्व करते हैं। तो मैपिंग हमें दी है टी V3 से V2 दी हुई है ना, तो टी ए बी सी इक्वल टू सी ऑफ ए प्लस बी दिया हुआ है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें दो एलिमेंट हमें यहाँ पर इस टाइप के यहाँ पर दो एलिमेंट हमें यहाँ पर डिफाइन करने हैं V3 के अंदर। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो एलिमेंट जो है, मान लो एक एलिमेंट हमने मान लिया भाई A1 A2 और A3 हमने ले लिया है ना, ऐसे हमने दूसरा एलिमेंट ले लिया B1 B2 B3 ले लिया, और फिर हम यहाँ पर उसकी मैपिंग लेंगे। वो जो मैपिंग हमारे पास होगी उसमें सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि जो हमारे पास ए अल्फा प्लस बी बीटा है इसको पहले हम ट्रिपलेट के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो ए अल्फा प्लस बी बीटा जो होता है वो हमेशा पहले एलिमेंट का पहले वाले वेक्टर स्पेस का एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, तो अब हम इसको तो इसको हम क्या करेंगे, हमने लिया अल्फा बीटा, हमने एक एलिमेंट दो एलिमेंट लिए B3 और R से, तो अल्फा का स्ट्रक्चर मेरे पास क्या है A1 B1 C1 टाइप का है। इसकी अगर मैं मैपिंग लेता हूं तो टी ऑफ अल्फा इक्वल टू क्या लगेगा, टी ऑफ A1 B1 C1 विच इज इक्वल टू C1 A1 प्लस B1 के इक्वल होगा। इसी प्रकार मैं बीटा एक एलिमेंट लेता हूं A2 B2 C2, इसकी अगर मैं इमेज लूंगा तो क्या होगा, टी ऑफ बीटा इक्वल टू ऑफ A2 B2 C2 इक्वल टू C2 A2 प्लस B2 होगा हमारे पास इस प्रकार से। अब मेरा काम ये है कि मैं यहाँ पर एक कुछ स्केलर लेके चलता हूँ, जैसे मान लो मैंने स्केलर यहाँ पर डिफाइन कर दिए A और B है ना, जो कि हमारे पास रियल नंबर के एलिमेंट है, और अल्फा बीटा हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं जो B3 के एलिमेंट है। अब हम क्या करेंगे, इस A अल्फा प्लस B बीटा को हम लेके चलेंगे। हमने इस A अल्फा प्लस B बीटा को हमने यहाँ पर ले लिया, ऑब्वियसली ये जो एलिमेंट होगा B3 ऑफ R का होगा, इसमें कोई डाउट है क्या? A अल्फा प्लस B बीटा जो एलिमेंट होगा B3 ऑफ R का होगा, कोई प्रॉपर्टी लगी है इसके अंदर क्या? कोई प्रॉपर्टी से लिखा हुआ है कि हमने ऐसे लिख दिया उसको? वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी, वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के एडिशन की फॉर्म में। ठीक है, अब हम ए अल्फा प्लस बी बीटा लेके चलते तो ए अल्फा अल्फा कितना है A1 B1 C1 और बीटा कितना है A2 B2 C2। अब यहाँ पर हम ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और बी को इधर मल्टीप्लाई करेंगे है ना, और फिर दोनों के एलिमेंट को कोरस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर इस प्रकार से ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, A1 प्लस BA2 AB1 BB2 AC1 BC2 इस प्रकार से। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो एलिमेंट जो है, ये मान लो थोड़ी देख लीजिए, मेरे पास एलिमेंट ए है, ये एलिमेंट मेरे पास बी है और ये एलिमेंट मेरे पास सी है। तो मुझे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ये? ठीक है, और जितने भी ये मेरे पास A1 B A2 AB1 BB2 AC1 प्लस BC2, डेफिनेटली ये जो एलिमेंट हमारे पास होंगे वो आर के ही कहलाएंगे। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास एलिमेंट आर के हैं तो ऐसी कंडीशन में अब हम तैयार हैं इसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए। तो हमने यहाँ पर दोनों तरफ क्या कर लिया, इसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लिया। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे तो कुछ प्रकार से होगा, चूंकि हमने इसको बोला हुआ है कि भाई ये ए है,
ये मेरे पास बी है और ये मेरे पास सी है, तो रूल के अकॉर्डिंग में क्या लिखूंगा, दिस इज सी। तो सी मतलब क्या हुआ, ये पहले लिखा आएगा, फिर उसका लिखा हुआ ए प्लस बी, यानी कि ये मेरे पास ए लिखा आएगा और फिर मैं इसी के साथ ऐड कर दूंगा इस वाले एलिमेंट, जो कि कुछ मुझे इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, राइट। अब हमें करना है क्या है, अब आप ध्यान से देखेंगे इन दोनों के अंदर मेरे पास देखो पहला वाला एलिमेंट जो है कॉमन है, तो यहाँ पर मैं ए कॉमन निकालूंगा तो a1 प्लस b1 लिखूंगा। इसी प्रकार यहाँ पे इन दोनों से b कॉमन निकालूंगा तो b a2 प्लस b2 होगा, जो कि कुछ मेरे पास इस प्रकार से लिखा आएगा। अब हम क्या करेंगे, पहले वाले एलिमेंट को पहले के साथ लिखेंगे और इस वाले को हम यहाँ पर बीच में प्लस की फॉर्म में लिख देंगे और ये वाला एलिमेंट जो है दूसरे के साथ चला जाएगा, कुछ इस प्रकार से। अब हम देख रहे हैं कि ये जो एलिमेंट मेरे पास आया हुआ है ये मेरे पास कुछ और नहीं, इक्वेशन नंबर 1 से हम इसको ले सकते हैं टी ऑफ अल्फा और इसको ले सकते हैं टी ऑफ बीटा। तो ये मेरे पास लिखाएगा दिस इज टी ऑफ ए अल्फा, देखिए ए ऑफ टी अल्फा प्लस बी ऑफ टी बीटा। तो हमने क्या देखा कि जो हमारे पास टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा था वो हम इजीली हमने लिख दिया उसे ए ऑफ टी अल्फा प्लस बी ऑफ टी बीटा। तो ऐसी कंडीशन में ये जो मैपिंग हमें दी हुई है ये हमारे पास लीनियर मैपिंग या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म की कैटेगरी में आ जाएगी। ओके, समझ में आ गया क्वेश्चन, ये सिंपल Yes. क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैपिंग एफ B3 टू बी। अब देखिए यहाँ पे मैपिंग कैसे दी है, B3 से बी दी हुई है हमारे पास, यानी कि हमारी मैपिंग जो ट्रिपलेट एलिमेंट जो है, जो ट्रिपलेट नहीं कुछ गलत दिखा, जैसे B2 है, B2 टू बी आर दी हुई है, यानी कि हमारे पास डबलेट एलिमेंट जो है हमारे पास है वो सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहा है और उस मैपिंग को उसने डिफाइन करके लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, और हमें बताना है कि ये मैपिंग जो है हमारे पास नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या बोलेगा, एक मैपिंग दे देगा और आपसे बोलेगा बताओ ये मैपिंग कैसी है, कि भाई एलटी है या एलटी नहीं है। कि हो सकता है कि वो जो मैपिंग हमारे पास हो वो आइसोमॉर्फिज्म भी हो, आगे चलकर फिर आइसोमॉर्फिज्म भी पढ़ेंगे अभी यहाँ पर। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है कि हम यहाँ पर कोई भी हम यहाँ पर एलिमेंट यहाँ पर कंसिडर कर लेंगे। एलिमेंट हमने इसे मान लो, हमने यहाँ पर कोई मोड हमें एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वाई दिया, तो हमने मान लिया कि हमारे पास अल्फा जो एलिमेंट है वो 2 3 टाइप का है और बीटा एलिमेंट जो है हमारे पास 3 2 टाइप का है, जो कि B2 ऑफ R के अंदर है। और ए और बी एलिमेंट को मैंने इस प्रकार से कुछ भी, अच्छा ये एलिमेंट अपनी तरफ से कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, कोई कंडीशन नहीं है कि आपको यही लेके सॉल्व करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि अभी पिछले क्वेश्चन में हम पूरा फुल लेंथ से सॉल्व कर रहे हैं, हर क्वेश्चन में फुल लेंथ से सॉल्व करें ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा निकालेंगे, क्या होगा एफ ऑफ 2 इंटू 3 देन माइनस 3 कॉमा 2। तो हमारे पास 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4 और 6, देन अंदर कितना आएगा -9 और -6, आपस में इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 4 -9 हो जाएगा और 6 -6 यानी कि -5 0। अब मैपिंग अकॉर्डिंग रखेंगे तो कितना मिलेगा मॉड ऑफ -5 -0 रखेंगे, यानी कि हमें कितना मिलेगा 5 के बराबर, यानी कि हमारे पास जो एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा हमारे पास जो है वो हमारे 5 के बराबर मिल रहा है। अब इसका उल्टा करेंगे, यानी कि अब हम निकालेंगे ए ऑफ अल्फा प्लस बी ऑफ बीटा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से अब यहाँ पे हमारे पास ए एफ ऑफ अल्फा प्लस बी एफ ऑफ बीटा, यानी कि 2 एफ ऑफ 2 3 और -3 एफ ऑफ 3 2 को, कि जो बी की वैल्यू जो मेरे पास है वो -3 है। अब एफ ऑफ 2 3 का मतलब मेरे पास क्या हुआ भाई यहाँ पर मॉड ऑफ 2 -3। ठीक है, और एफ ऑफ 3 2 का मतलब क्या हुआ 3 -2, तो 2 -3 हो गया मेरे पास 1 यानी कि 2 और -3 यानी कि आपके पास कितना मिलेगा -1। तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों वैल्यू मेरे पास इक्वल नहीं आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि हमारी मैपिंग जो है वो लीनियर मैपिंग को या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। सॉल्यूशन समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके, राइट। तो अब प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, यानी कि जिनके हेल्प से हम अपने ट्रिक्स की हेल्प से अगर उसको हम सॉल्व करना चाहते हैं, तो बेसिकली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बेसिकली 4 प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी हमारे सामने है इफ टी इज होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस u ऑफ f इनटू अ वेक्टर स्पेस v ऑफ f, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि हमारे पास जो जीरो वेक्टर जो होता है, हमारे पास 2 टाइप के वेक्टर यहाँ पे बार बार एग्जिस्ट करेंगे। एक वेक्टर हमारे पास u, अब देखिए ओवर अगर हम फील्ड यहाँ पर हमारे पास u भी वेक्टर स्पेस है, v भी वेक्टर स्पेस है और साथ में फील्ड भी हमारे पास एक उसमें भी एक जीरो होता है, यानी कि अगर हम कहीं पर लिख रहे हैं 0
जीरो वेक्टर रिप्रेजेंट लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि पहले वाले वेक्टर स्पेस का एलिमेंट होगा। अगर कहीं पर अगर हम लिख रहे हैं जीरो डैश तो इसका मतलब ये है कि वो दूसरे वाले का होगा, और अगर हम सिंपली जीरो लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो फील्ड का एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। पॉइंट क्लियर? ठीक है। तो जीरो वेक्टर की इमेज जो होती है हमेशा जीरो डैश पे बनती है, और अल्फा माइनस बीटा की इमेज जो होती है वो टी ऑफ अल्फा माइनस बीटा पर बनती है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, टी ऑफ जीरो वेक्टर इक्वल टू जीरो डैश वेक्टर। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी होती है टी ऑफ माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस ऑफ टी अल्फा कहलाता है। तीसरा होता है टी ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू टी ऑफ अल्फा माइनस टी ऑफ बीटा कहलाता है। और फोर्थ प्रॉपर्टी होती है टी ऑफ ए वन अल्फा वन ए टू अल्फा टू अप टू ए एन अल्फा एन इक्वल टू ऑफ दिस। यानी कि ये प्रॉपर्टी कुछ और नहीं, जो लीनियर प्रॉपर्टी होती है उसी को उन्होंने एक्सटेंशन फॉर्म में और आगे बढ़ा दिया। क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा, टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू ए ऑफ टी अल्फा प्लस बी ऑफ टी बीटा, यानी कि वहां पर ए ऑफ बी दो एलिमेंट थे। अब हमारे पास कितने एलिमेंट हो गए, एन एलिमेंट हो गए, तो उसको उन्होंने वहां पर एक्सपांड कर दिया। तो बेसिकली चार प्रॉपर्टी इसके अंदर हमारे पास एग्जिस्ट करती है। प्रोडक्ट और कंपोजिशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पर अगर हमें कंपोजिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमें लेना है, जैसे कि अगर आपको याद होगा, यदि आपने 11th-12th क्लास के अंदर हमने एक शब्द पढ़ते थे कंपोजिशन फंक्शन, नाम सुने कंपोजिशन फंक्शन? Yes, sir. जिसको हम फोग या गॉफ के नाम से जानते थे, है Yes, ना? sir. उसी प्रकार से हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर भी ये चीज एग्जिस्ट करती है। तो कैसे एग्जिस्ट करती है, मान लो कि मेरे पास तीन वेक्टर स्पेस है u v w, ये थ्री वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड f। पहली मैपिंग दी है f जो कि u से b की तरफ है, दूसरी मैपिंग दी है g जो कि b से w की तरफ है। बी एनी टू लीनियर मैपिंग, देन द कंपोजिशन ऑफ f एंड g इज डिनोटेड बाय गॉफ या सिंपली कॉल्ड द gf, है ना? और इसका मतलब होता है g ऑफ f का मतलब होता है u टू w। अब u टू w का मतलब हुआ तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, g ऑफ अल्फा इक्वल टू g ऑफ f अल्फा, ऑब्वियसली फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू u, इस प्रकार से। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ गई? Yes. सम ऑफ टू लीनियर मैपिंग। कई बार हमारे पास क्या होता है कि हमें मैपिंग का भी हमें सम करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है सम ऑफ टू लीनियर मैपिंग। यदि मेरे पास u और b मेरे पास दो वेक्टर स्पेस दिए ओवर द सेम फील्ड f, तो उनकी मैपिंग जो होती है सम ऑफ टू लीनियर मैपिंग मतलब f और g का सम। लेकिन देखिए दोनों के अंदर एक खास बात हो गई कि दोनों की दोनों मैपिंग जो है, दोनों की दोनों जो मैपिंग जो है u से b की तरफ ही जा रही है। कुछ समझ में आ रही बात? तो इनका जो सम होता है वो एफ ऑफ जी होता है, एफ प्लस जी जो होता है वो यू से बी की तरफ जाता है, जिसका मीनिंग सिंपल वही एफ ऑफ जी इंटू अल्फा इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा प्लस जी ऑफ अल्फा, कुछ सिंपल नॉर्मल तरीके से। ठीक है, अब आपका आता है कर्नेल ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम यहाँ तो जीरो स्पेस के नाम से या नल स्पेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, टी हमारे पास एक मैपिंग है और फिर टी एक लीनियर मैपिंग है। तो कर्नेल और टी जो होता है हमारे पास हमेशा सबसेट होता है किसका, यू का। किसका सबसेट होता है, यू का, which is denoted by the kernel of t, or it is defined as kernel of t equal to alpha belongs to u such that t of alpha equal to 0 dash vector, कुछ इस प्रकार से। अब इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिएगा, दो वेक्टर्स हमने यहाँ पे दो वेक्टर्स पे लिए u ऑफ f और v ऑफ f। ठीक है, इनके बीच में हमने मैपिंग डिफाइन की हुई है। हमने यहाँ पे कुछ वेक्टर्स ले रखे हैं अल्फा वन अल्फा टू जीरो वेक्टर अल्फा थ्री अल्फा फोर। अब हमने इनकी मैपिंग भी हमने डिफाइन की है बी ऑफ एफ के अंदर। मान लो हमने इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ले लिया, तो हमने बोला कि भाई अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अपने पास कहीं ना कहीं मैपिंग कर रहे हैं वी के अंदर। मान लेते हैं कि अल्फा टू की मैपिंग जो है जीरो डैश पर है, जीरो की मैपिंग भी जीरो डैश वेक्टर पर है, अल्फा थ्री की मैपिंग भी जीरो डैश वेक्टर पे है। इसी प्रकार अल्फा वन की मैपिंग जो है टी ऑफ अल्फा पर और अल्फा फोर की मैपिंग जो है टी ऑफ अल्फा फोर पर है। अब हमें यहाँ पर वो सेट लेना है कि ऐसे वो एलिमेंट लेने हैं जिनकी मैपिंग जीरो डैश पे बने। तो ऑब्वियसली वो जो एलिमेंट मेरे पास वो है वो केवल अल्फा टू जीरो वेक्टर और अल्फा थ्री वेक्टर है ना। तो ये जो मेरे पास वेक्टर का सेट जो आया हुआ है ऑब्वियसली जो कि यू ऑफ एफ से निकल के आया हुआ है वो हमारे पास कर्नेल ऑफ टी कहलाता है। क्लियर है डायग्राम के थ्रू डेफिनेशन? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। बेटा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज सब लोग ना अपना ईयरफोन से ही देख सुने। क्या होता है कि कई बार हमारे ध्यान भटकता है, ईयरफोन का यूज़ करिए। और कई लोग की जो ईयरफोन अगर वो यूज़ नहीं करते तो उनके जो फैन चलता रहता है ना उसकी आवाज़ कंटिन्यूसली यहाँ पर रिकॉर्ड होती रहती है। तो
प्लीज़ मेरे इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो करिए जिससे कि आपको बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आए। मेरा यहाँ पर कहना ये है कि जो कर्नेल के अंदर कोई भी एलिमेंट अगर हम लेते हैं तो उसकी इमेज जो मैपिंग जो होती है, जो इमेज जो बनती है, हमेशा जीरो डैश वेक्टर पे ही बनती है। किस पे बनती है? जीरो डैश वेक्टर पे ही बनती है। अगर वो सारे एलिमेंट जिनकी इमेज जीरो डैश वेक्टर पे बन रही है, वो जो सेट जो होता है वो हमारा कर्नेल ऑफ टी कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्नेल ऑफ टी कहलाता है। डेफिनेशन क्लियर हुई अब? Yes, sir. ठीक है, पीछे जिसने पूछा था उसको समझ में आया? Yes, sir. ओके। अब जो कर्नेल की एक खास बात ये होती है कि हमने अभी देखा कि टी ऑफ जीरो जो हमारे पास होता है वो जीरो डैश के बराबर है, तो ऐसी कंडीशन में कर्नेल ऑफ टी जो होता है हमेशा नॉन एम्प्टी होता है। अब चूंकि कर्नेल तीन टाइप के शब्द हम यूज करते हैं, पहला होता है डोमेन, दूसरा होता है कोडोमेन और तीसरा होता है रेंज। तो आप बताओ कि इस डायग्राम में जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें हमारे पास डोमेन कौन है, कोडोमेन कौन है और रेंज कौन है? क्या हो गया? Range of a linear transformation. T such that u to v is a linear transformation from a vector space u of f into a vector space v of f. Then T is a subset of v. अब T किसका सबसेट है? रेंज ऑफ T किसका सबसेट है? V का। V. ये अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, रेंज में जब बात करते हैं तो V का सबसेट हो जाता है वो, which is denoted by the R of T and it is defined as R of T equal to, अब जैसे डायग्राम में हम देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से अल्फा लिया, अल्फा की इमेज जो बनी टी ऑफ अल्फा ली हमने, जिसको हमने बीटा से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ऑब्वियसली वो जितने भी अल्फा मेरे पास यू के अंदर है उन सबकी इमेज जो वी के अंदर बन रही है, तो उनका जो भी हम सेट लेंगे, मानी कि उनका भी जो भी हम कलेक्शंस लेंगे, सेट बनाएंगे, वो सारे का सारा रेंज ऑफ टी की कैटेगरी में आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास आर ऑफ टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आर ऑफ टी लिखा जाता है बीटा इक्वल टू टी ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू बी फॉर सम अल्फा बिलोंग्स टू यू। तो रेंज ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है ऑब्वियसली इज सब स्पेस ऑफ बी, हमें जैसे कि आप डायग्राम में आप देख भी रहे हैं कि आर ऑफ टी जो है सबसेट ऑफ बी ऑफ एफ है, तो ऑब्वियसली आर ऑफ टी जो होगा बी ऑफ एफ का सब स्पेस भी कहलाएगा। ठीक, अब आती है रैंक ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आपको रेंज और कर्नेल दोनों समझ में आ गए? Yes, sir. ठीक है। Yes. अगर हम रैंक की बात करते हैं, तो रैंक का मतलब होता है डायमेंशन ऑफ रेंज। डायमेंशन ऑफ रेंज, जब डायमेंशन की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? बेसिस। ठीक है, बेसिस, राइट। let T be a linear transform from a vector finite dimensional vector space U of f into a vector space V of f, then the dimension of RT is called the rank of T। यानी कि जो भी हमारे पास रेंज हम निकाल लेंगे तो उसका जो डायमेंशन हमारे पास जो आएगा वो हमारे पास कहलाएगा रैंक ऑफ टी। इसको हम जनरली डिनोट करते हैं रो ऑफ टी से या रैंक ऑफ टी से या डायमेंशन ऑफ आर, इस प्रकार से हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नलिटी ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? जो हमने अभी कर्नेल के बारे में बात की, कर्नेल के अगर हम डायमेंशन निकाल लें, कर्नेल के डायमेंशन निकाल लें, तो ऐसी कंडीशन में उसको बोलते हैं हम यहाँ पर नलिटी ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हम यहाँ पर डिनोट करते हैं न्यू ऑफ टी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यू ऑफ टी से। इसी के अंदर हमारे पास नेक्स्ट आता है रैंक नलिटी थ्योरम, इज आल्सो नोन एज द सिल्वेस्टर लॉ ऑफ नलिटी। इसको सिल्वेस्टर लॉ ऑफ नलिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो डेफिनेशन क्या है? अगर हमारे पास कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस यू ऑफ एफ इनटू ए वेक्टर स्पेस वी ऑफ एफ पे काम कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू हमारे पास है। आप एक बात का ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको रैंक या नलिटी निकालने को कहा जाए तो हमेशा आप इस थ्योरम का यूज करिएगा। क्यों? क्योंकि जो मैपिंग आपको दी होगी वो हमेशा आपको मैपिंग डिफाइन करके दी होगी, वो V3 से V2 दी हुई है या V1 से V3 दी हुई है या V2 से V3 दी हुई है। तो इसका मीनिंग क्या है? यानी कि जो हमारे पास जो डोमेन है वो हमेशा उसका डायमेंशन हमेशा डिफाइंड होगा। यानी कि मेरे पास जो डायमेंशन जो है हमेशा U का डिफाइंड होगा। क्या होगा? डायमेंशन U का हमेशा डिफाइंड होगा, यानी कि ये वैल्यू मेरे पास नोन होगी। सही बोल रहा हूँ मैं? ये वैल्यू मेरे Yes, पास sir. हमेशा नोन होगी।
अब आप में अगर आपके पास है या तो आप रैंक निकाल लो या नलिटी निकाल लो, दोनों में से कोई एक निकालोगे तो दूसरी चीज निकल के आ जाएगी। ठीक है, Yes. तो जनरली हम करते हैं क्या है, वहां पर रैंक निकाल लेते हैं, तो वहां पर उसकी हेल्प से हम नलिटी को बड़ी आसानी से इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो ये इस रैंक नलिटी थ्योरम की इंपॉर्टेंस है। ठीक, बात समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, इसको यहाँ पे रो ऑफ टी प्लस न्यू ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अब हमने जितनी भी हमने थ्योरी पढ़ी उसी के बेसिस पे अब हमारे क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। ठीक है, अब कॉपी पेन आपके सामने रखा हुआ है, राइट? तो आपका पहला क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ द वेक्टर 4 3 2 विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस 1 1 1 1 1 0 और 1 0 0 इज। आपको कोऑर्डिनेट वेक्टर बताना है 4 3 के कोरस्पॉन्डिंग में, जो कि कोरस्पॉन्डिंग होगा इन तीन वेक्टर का। तो वो मेरे पास जो अल्फा बी जो मेरे पास निकल के आने वाला वो क्या होगा, ये आपको मुझे बताना है। इस अल्फा बी की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, इसको कैसे लिख लेंगे, दिस इज ए 1 1 1। फिर दूसरा हमारे पास क्या होगा, बी 1 1 0 और सी क्या होगा मेरे पास, सी 1 0 0। तो पहला मुझे क्या मिलेगा, दिस इज ए प्लस बी प्लस सी। दूसरा क्या मिलेगा मुझे, केवल ए प्लस बी। और तीसरा क्या मिलेगा मुझे, सी। तो मेरे इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस सी कितने के बराबर हो गया मेरे पास, 4 के इक्वल। ए प्लस बी कितने के बराबर हो गया मेरे पास, -3 के इक्वल हो गया। और सी कितने के बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया। अब यहाँ से मुझे बी चाहिए, तो बी कितना मिलेगा मुझे, -3 और -2 यानी कि -5। ठीक है, अब यहाँ से मुझे सी चाहिए, तो सी कितना मिलेगा, 4 माइनस ए कितना मेरे पास है, अच्छा ए तो अभी मैंने निकाला है, तो ए कितना होगा मेरे पास, ए 4 माइनस बी यानी कि +5 और सी यानी कि माइनस कितना हो गया मेरे पास, ये 7। तो भाई मेरा आंसर सही निकल रहा है, 2 - 5 7 है ना, ये वाला आंसर ना आपका। ओके, Yes, sir. आ गए सबको समझ में? Yes, sir. चल, नेक्स्ट क्वेश्चन, the coordinate vector of the vector a b c with respect to the basis 1 1 1 1 1 0 और 1 0 0। सी, नाम बताएं किसने आंसर दिया, Yes, sir. सबसे पहले आंसर किसने दिया, सर अंजलि। अंजलि, गुड। Yes, sir. C. सी, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, let V of R be a vector space of all 2 into 2 symmetric matrices, then the coordinate of vector a 4 -11 -11 -7 with respect to the basis b 1 -2 -2 1 2 1 1 3 4 -1 -1 -5। इससे सॉल्व कर रहे हैं ना, Yes, sir. दो इक्वेशन तो आपकी एक जैसी आ रही है।
Yes, ये तो सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रहा है. श्योर सर बी वाला होगा इसका. बड़ा आंसर अच्छा, एक्चुअली में एक- याद करके नहीं बैठता, सही बताओ ईमानदारी से. नहीं सर, सॉल्व किया है. हाँ, तो आपकी ये जो ये क्वेश्चन इक्वेशन आई है उसमें ऑप्शन हाँ रख दिया है. हाँ, को भी ऐसे आप को भी इसमें आंसर रख के देख लेते हैं हमने पास. इसे मान लो अपन ये वैल्यू इसमें रख के देख ली है ना. जैसे आप बोल रहे हो कौन सा आंसर बोला, चाहिए वाला बता रहे हैं ना आप. यस, नहीं सर बी वाला. बी वाला, चलिए बी वाला अपन रख के यहाँ देख लेते हैं. 4 - 2 और 1. ये सेटिस्फाई कर रहा है Yes, sir, इसको B अपना, आया. है ना. 4 जो minus 2 इसको 1. सेटिस्फाई कर रहा है दैट भी हमारा करेक्ट आंसर है. बाकी सेटिस्फाई नहीं कर रहे होंगे तो वो उसका आंसर नहीं खिलाएंगे. राइट, Yes, sir. यस सर. B option. बी ऑप्शन. चलिए नेक्स्ट. इफ आई इज एन आईडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस डी, देन द रैंक ऑफ आई इज. ये आपका एमपीपीएससी 2017 क्वेश्चन नंबर 42 है ये. अगर आई एक आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बी का, तो बताओ उसकी रैंक ऑफ आई क्या होगी. सर डायमेंशन हो गई. डायमेंशन होगी सिंपल, क्योंकि हमें ये तो पता ही नहीं गया डायमेंशन हमारे पास क्या है बी की. इसके बारे में तो कुछ हमें पता ही नहीं गया है. तो सिंपल आंसर क्या होगा, डायमेंशन ऑफ बी इसका आंसर होगा. राइट. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. द मैट्रिक्स ऑफ आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन आई B3 to B3 रिलेटिव टू द स्टैंडर्ड बेसिस B1 एंड B2. एक्चुअली क्वेश्चन हमें अभी नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये क्वेश्चन हमारा आ गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन जब हम अभी बात करेंगे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें आएगा ये क्वेश्चन. So लेकिन B फिर भी option. इसका आंसर हम दे सकते हैं, बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन है ये. B option. बी ऑप्शन, क्योंकि आइडेंटिटी मैपिंग की बात हो रही है, और आइडेंटिटी Yes, sir. ट्रांसफॉर्मेशन मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि वो एलटी होगा ही होगा, और वो हमारे Yes, पास sir. हमेशा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही हो सकता है और कोई हो नहीं सकता इसके अंदर. राइट. Yes, sir. If T is a linear operator on a finite dimensional vector space B and scalar lambda is a characteristic value of T, then बहुत आसान क्वेश्चन है. So C option. सी ऑप्शन, determinant of T minus lambda I equal to, correct. 0. The dimension of a vector space of a real number R over the field of Q of rational number is 1 होगा, 2 होगा, काउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल होगा. एमपी सेट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 19. सर अनकाउंटेबल. अनकाउंटेबल. वाई? सर रियल नंबर सेट अनकाउंटेबल होता है. करेक्ट, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. ठीक है, बात समझ में आ रही है सबको ये चीज. उसने क्या बोला हमसे, अनकाउंटेबल क्यों हम रख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि रियल नंबर्स के अंदर एलिमेंट, अच्छा रियल नंबर्स के अंदर एलिमेंट काउंटेबल होते हैं. क्या रैशनल नंबर के अंदर अनकाउंटेबल नहीं होते क्या? सर रैशनल नंबर में काउंटेबल होते हैं. गुड, वेरी गुड. ठीक है, अगर ये हमारे पास उल्टा बोला जाता तो फिर हमारे पास आंसर काउंटेबल की कैटेगरी में आ जाता. वेरी गुड. नेक्स्ट. If P is a vector space of all polynomial over the field of real number, then a mapping F such that P to P defined as vector space homomorphism in linear mapping, linear transformation, all of them. So linear transformation. Linear transformation vector space homomorphism में नहीं हो सकता क्या? सर ऑल ऑफ देम. ऑल ऑफ देम ना, क्योंकि पहले ही बोला दिया ना, सारे के सारे एक ही नाम है, ये सब सारे सेम चीज है. एक ही नाम है वो. ठीक, चलिए. Yes, sir. 99. If the mapping for all AB belongs to R is a linear transformation from R square to R square into R cube, then the range of T is, तो range of T क्या होगी? क्या करोगे इस क्वेश्चन के अंदर अंजलि? सर ए बी की कोई रैंडम वैल्यू लेकर फिर उसको सॉल्व करें. तो वो रैंडम वैल्यू क्या ले हम? तो यहाँ पे कभी भी रैंडम वैल्यू नहीं लेनी, हमेशा ध्यान रखना. सर ऑप्शन से ही ले सकते हैं. हाँ, वो जो स्टैंडर्ड बेसिस जो होते हैं ना, Yes, V2 sir. का स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है हमारे पास? 1 0 So 1 0 1. 1 0 0 1, इसी को लेके चलना है हमें. 1 0 कोरस्पॉन्डिंग में निकालो आप मैपिंग, और 0 1 के कोरस्पॉन्डिंग मैपिंग निकालो, वही आपका आंसर कहलाएगा इसमें, क्योंकि वही हमारा आर और टी कहलाएगा. Yes, sir. क्योंकि ये मेरे पास क्या है, दिस इज अ एलिमेंट ऑफ यू है, ये यू मतलब आर स्क्वायर है ये.
सर सी ऑप्शन होगा। अब 1 की रिंग निकाले तो 1 माइनस 0 यानी कि 1 हो गया, और b माइनस यानी कि माइनस 1 हो गया, और माइनस 0 माइनस ए है तो माइनस हो गया, तो ऑप्शन सी ही होगा फिर। ठीक है, ओके सर। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा है, It's 2 elements. सर 2 आए थे 2। तो रैंक क्या होती है? डायमेंशन ऑफ रेंज खत्म, कितना आंसर हुआ? 2। Yes, sir, 2. ठीक है, Yes, तो sir. 100 हमने पार कर लिया अपने ऑब्जेक्टिव यहाँ पर। तो जो लोग भी भाई सब्सक्राइबर लेना चाहते हो सब्सक्राइबर ले सकते हैं, कई लोगों ने भी लिया भी है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे मेरे पास जो भी लेता है वो मेरे पास उसका नेटवर्क आया था। यदि आपको ई नोट्स वगैरह चाहिए तो वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं, 499 रुपीज़ में वो भी कई लोगों ने लिए हैं। ठीक है, और वही टेलीग्राम